स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उसमें सबसे पहले आता है वाइब्रेटिंग मोशन, फिर उसके बाद साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। अब ये टर्मिनोलॉजीज हमें पहले पता होनी चाहिए, तब ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब सबसे पहले मैं आता हूँ वाइब्रेटिंग मोशन में। सो इसको डिफाइन करते हैं। The to and fro motion of a body about its mean position। अच्छा बच्चों, अब देखें कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारा यहाँ एक पार्टिकल है जो भी रेस्ट पे है, पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब ये पार्टिकल इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, और ये इसकी कंसीडर की जाएगी मीन पोजीशन, और ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अच्छा, तो हमारे पास वाइब्रेटिंग मोशन क्या होती है? ये एक टू एंड फ्रो मोशन होती है, और इसमें क्या होता है कि अगर एक मेरा यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे है अपनी मीन पोजीशन पे, ये यहाँ से मूव करेगा, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस आएगा, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, यानी कि एक मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन पे, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, जो ऑसिलेशन है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। इसके बाद हम कहते हैं साइकिल। साइकिल को डिफाइन करते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। अच्छा बच्चों, अब साइकिल क्या होती है? हमारे पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, यानी कि एक हमारा पार्टिकल यहाँ है जो इसकी मेन पोजीशन हमने डिफाइन कर ली है। उसके बाद ये पार्टिकल क्या करता है, इस एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, वापस मेन पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और फिर वापस मेन पोजीशन पे आता है। तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है इसकी मेन पोजीशन पे। इसको हम कहते हैं वन साइकिल। ठीक है, अगर ये पार्टिकल यहाँ से इधर जाता है, वापस इधर आता है, वेस्ट पे आ जाता है, तो ये इसकी साइकिल नहीं होगी। ठीक है, सो कंप्लीट जब तक राउंड ट्रिप नहीं होगी मेन पोजीशन पे राउंड, तो उसको हम साइकिल नहीं कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर to complete one cycle। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर इस मेन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इस पूरे साइकिल के लिए जो इसको टाइम चाहिए, 1 सेकंड चाहिए, 2 सेकंड चाहिए, 3 सेकंड चाहिए, वो होगा इसका टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट अबाउट मीन पोजीशन इन यूनिट टाइम। तो बच्चों हमने ये एग्जांपल ली थी, तो इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए एक कितना टाइम चाहिए, ठीक है, कितनी ऑसिलेशन एक यूनिट टाइम में होगी, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है,
सो अगर हमारे पास यूनिट टाइम हम कोई भी रख सकते हैं, यूजुअली हम 1 सेकंड रखते हैं, तो 1 सेकंड में जो हमारे पास कितनी ऑसिलेशन होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। और जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो होता है हर्ट्ज, या इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं साइकिल पर सेकंड। ठीक हो गया बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन होता है इनवर्स। अगर हम टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज कर देगी, और अगर हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देगी। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं अपने 5th नंबर के टॉपिक पे, वो है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? एक आपका ऑब्जेक्ट जो मीन पोजीशन पे है वो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनी मीन पोजीशन से, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और अब हम इसको डिफाइन करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम mean position at any instant of time। किसी भी टाइम को जो हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और अब हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है बच्चों, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या है? वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब बच्चों देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ इसकी एक मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, सो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी मीन पोजीशन से। अब इससे आगे ये नहीं जा सकता, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको एक्स नॉट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है। फॉर एग्जांपल हमको एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ जाता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, इलास्टिसिटी को और हुक्स लॉ। हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका रिलेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिलेशन आपका यूज होगा। अब देखिए बच्चों, हम इसको लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, पहले आप ये देखिए, v = del t by del t होता है। और अगर हम सर्कुलर मोशन पे आ जाए तो हमें एंगुलर वेलोसिटी लेनी पड़ती है, और एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास ओमेगा = एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब ये कैसे होता है कि देखें, अगर आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल यहाँ से ये इसकी पोजीशन है और यहाँ से ये मूव करता है और इधर तक आता है, तो ये जो थीटा इसने कवर किया है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। सो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों ये देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि ये पार्टिकल कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, ठीक है, और इस कंप्लीट ऑसिलेशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन जाएगा, ओमेगा = 2 पाई। और जब 2 पाई बन जाएगा तो आप देखो कि ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, और ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। ठीक है। तो जो टाइम एक राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। सो हमारा ये t है ये क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। तो हमारे पास ओमेगा = क्या आ जाएगा, 2 पाई f आ जाएगा। ये रिलेशन बच्चों याद रखना है और यही रिलेशन आगे यूज होगा। इसके बाद हम आते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी to restore its original shape। देखो बच्चों,
इलास्टिसिटी क्या है, कोई भी बॉडी जो है ना अपनी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करे, उसकी स्ट्रेंथ को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको एक और तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिफिकल्टी टू डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको चेंज करने के लिए, उसमें चेंज प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो मुश्किल पेश आ रही होती है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, और जिसकी जितनी डिफिकल्टी ज्यादा होगी, हमें चेंज प्रोड्यूस करने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे हुक्स लॉ। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं हुक्स लॉ के ऊपर। और हुक्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे is directly proportional अच्छा बच्चों, हुक्स लॉ क्या होता है? देखें, इसको मैं एक मैथ स्ट्रिंग सिस्टम से आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास मैथ स्ट्रिंग सिस्टम है, ठीक है। इस पे मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, इससे पहले आप मेरे बच्चों ये अंडरस्टैंड करो कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एरिया के ऊपर हमने जो फोर्स लगाई है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और उस स्ट्रेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज आता है, और वो जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। सो हुक्स लॉ क्या है कि हमारे पास ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है जो इनिशियली मीन पोजीशन पे है। अब इस पे मैं अगर फोर्स अप्लाई करूं तो ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होकर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज आया है। सो ये चेंज आया है, ये डिस्प्लेसमेंट में आया है। सो ये इसका क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, सो आपके पास जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है वो आपके पास फोर्स है। तो फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट की। जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। और उसको फिर कांस्टेंट हम लेंगे माइनस के, जिसको आप कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, हुक्स लॉ के लिए ये है कि बच्चों ये विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। ठीक है, जो आपका स्प्रिंग है इसकी जो इलास्टिक लिमिट है इसके अंदर आप फोर्स लगाएंगे तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर आपका एक स्प्रिंग है उसमें उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आप फोर्स लगा देंगे तो उसमें इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा कि दोबारा वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर सकेगा। इसके बाद बच्चों एक और रिस्टोरिंग फोर्स को मैं डिफाइन करता हूं। द फोर्स which pull object toward mean position। तो इसको मैं अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ स्प्रिंग सिस्टम लेता हूँ कि आपके पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है बच्चों, ये इनिशियली रेस्ट पे है और जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा और फिर ये वापस ऑसिलेशन करेगा और ये एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। सो ये एक मैथ है, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ इसकी मीन पोजीशन है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम क्या देंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया। अब क्या होगा बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट वापस कैसे आएगा, वो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। और रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स लाती है। ठीक है, अब बच्चों ये सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
और इसमें हम एक केस स्टडी करेंगे जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब देखो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम पहले डिफाइन करते हैं। इसको हम दो इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, -x एंड a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सो अब इन दो इक्वेशन से की मदद से मैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करूंगा। सो पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं। ये आपके पास बच्चों फोर्स है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये नेगेटिव साइन है। सो अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। द टाइप ऑफ मोशन in which restoring force is directly proportional to the displacement of body from mean position। एक तो ये बात होगी और दूसरा है द नेगेटिव साइन shows that the force is directed toward mean position। तो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन जिसमें फोर्स, जो मैंने आपको बताया रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन। ठीक हो गया बच्चों? अब इसी को अगर मैं एक्सेलरेशन के टर्म में डिफाइन करूं तो क्या होगा? जहां जहां मैंने फोर्स का वर्ड यूज किया ना, वहां एक्सेलरेशन का आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट के साथ एक ही है। सो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन से डिफाइन करूं तो क्या होगा? द टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों? अब जहां हमने देखा कि फोर्स और एक्सेलरेशन को एक साथ क्यों ले रहे हैं, देखो बच्चों, हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा था कि जब हम कोई भी बॉडी जो है उस पर फोर्स लगाते हैं और वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि जब कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उनमें एक ही चीज कॉमन होती है कि उनमें एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। अगर रेस्ट पे है तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है? उसमें जीरो होती है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो क्या होगा आपके पास? तब भी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और एक्सेलरेशन क्या है? ये मेजरमेंट है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है। तो इन दोनों केसेस में चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जीरो है। सो इसलिए हम स्टेट ऑफ रेस्ट को और यूनिफॉर्म मोशन को एक ही चीज देते हैं। और जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम में तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम ये फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन बिल्कुल एक जैसा आता है और उनका बिहेवियर एक जैसा है। अच्छा बच्चों, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने लिया था केस मैस स्प्रिंग सिस्टम का। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में बच्चों देखो कि हमने इसको एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए, फिर यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुई और उस रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको दोबारा मीन पोजीशन पे लाना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मीन पोजीशन पे आके रिस्टोरिंग फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया कि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आ गया है। तो उसका एक एम यही था कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे लाना है। तो जब मीन पोजीशन पे आ गया, फोर्स जीरो होगी, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ स्टार्ट रुक जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट अपनी इस मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। सो ये क्यों होगा? इसका आंसर हमें मिलेगा इनर्शिया से। अब इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी to resist any change in its
स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। सो इनर्शिया क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। तो ये जो हमारा मैस है ये जब यहाँ आया, ये मूव कर रहा था, तो अब ये रेजिस्ट करेगा, ये अपनी इस मोशन को कंटिन्यू करेगा, और जब ये रेजिस्ट करेगा तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर इसे यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इस मैस को दोबारा पुल करेगी टुवर्ड मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऑसिलेशन परफॉर्म करता रहेगा। अब ये हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी है या नहीं है, ये हमने देखना है। तो हुक्स लॉ से देखेंगे, उससे होता है F इज इक्वल टू माइनस kx। सो ये रिलेशन हमारे पास कहां से आ गया, हुक्स लॉ से आ गया, ठीक है। अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m में होता है। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो दोनों फोर्सेस है और इनको क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, m a इज इक्वल टू माइनस kx आ गया बच्चों, और यहाँ से मैं a इज इक्वल टू m को उधर ले जाऊँ तो माइनस k बाई m इंटू एक्स आ गया। अब अगर ये मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, और बैस की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होती है, वो वेरी नहीं करता। सो अगर ये दो कांस्टेंट्स को मैं रिमूव करूं तो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आ जाएगा, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। सो ये रिलेशन हमें बताता है कि हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है बच्चों। अब इसका हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डिराइव करेंगे, तो वो देखते हैं। अब बच्चों हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, और ओमेगा इज इक्वल टू, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड में क्या होता है, इनवर्स होता है, तो 2 पाई बाई t आ गया। और यहाँ से अगर मैंने t निकालना है तो वो क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं है, और ये वैल्यू हम अभी डिराइव करेंगे। सो आपके पास मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये आपके पास एक वैल्यू है, और जो इस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी वो थी a इक्वल टू माइनस kx km बाय x, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। सो हमारे पास क्या आएगा, माइनस k बाई m x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब बच्चों देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या है, k बाई m, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट k बाई m। सो हमें टाइम पीरियड के लिए क्या है, ये 2 पाई कांस्टेंट है, और ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट k बाई m। सो मैं इधर टाइम पीरियड वाली इक्वेशन में पुट करूंगा 2 पाई इनटू ओमेगा क्या है, अंडर रूट k बाई m, t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये वैल्यू जो हो जाएगी ये आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास m बाई k आ गया। ये बच्चों इसका टाइम पीरियड का फार्मूला है जो हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम है, और इसी को अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालना चाहूँ, f इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई t होता है, और यही आपके पास वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m। सो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। तो बच्चों ये हमारे पास आज का टॉपिक था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने केस स्टडी किया था मैस स्प्रिंग सिस्टम का, और इसका रिलेशन हमारे पास जब हमने एक्सेलरेशन का डिराइव किया था तो वो हमारे पास ये रिलेशन आया था, जिससे हमें पता चला कि ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड के लिए ये रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिलेशन है। जहाँ आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट इनर्शिया की वजह से अपनी इस मेन पोजीशन पे आने के बावजूद भी नहीं रुकता, ठीक है। और इलास्टिसिटी जो है
रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसको क्या करती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ पुल करती है और इस तरह ऑब्जेक्ट आपका ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। तो ये आज का टॉपिक था बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है।